नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बंगाल में भीषण रेल हादसा, 9 लोगों की मौत हो गई है। खराब था सिग्नल से नियम तोड़कर आगे बढ़ी मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेसवे को मारी टक्कर। और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास रांग पानी चटेर हाट स्टेशनों के बीच हुई है दुर्घटना, 41 लोग घायल हुए हैं। अगरतला से सियालदह जा रही ट्रेन की 4 बोगियां उछली, मालगाड़ी के ड्राइवर व ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो चुकी है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारे देश में इस तरह के बड़े हादसे होते रहते हैं, और जिस समय हादसा होगा उस समय आप देखते हैं कि बड़ी तबाही सी मच जाएगी, नेता बयानबाजी करने लग जाएंगे, सरकार एक तरह से आप देखिए बड़े एक्शन में आ जाएगी, एक कमेटी बना देगी, फिर आप देखते हैं कि उसकी जांच की बात करेगी, और फिर आप देखते हैं कि मुआवजा देने की, पैसे देने की बात करने लगेगी, पैसे दे देगी। अरे भैया कम से कम कोई स्थायी समाधान निकालिए, इस तरह की दुर्घटनाएं हर टाइम होती रहती हैं और कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं, फिर कोई नई दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना, रेल हादसा होता है, फिर आप जागते हैं। तो कोई स्थायी मुझे लगता है कि समाधान होना चाहिए। और जिन लोगों के परिवार के मेंबर जाते हैं शायद उसकी कीमत पैसे से पूरी नहीं की जा सकती है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखिए विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस आपको देखने को मिलेंगे। थल सेना व वायुसेना को मिलेंगे 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। सरकार मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लगातार प्रयास कर रही है, और इसी सिलसिले में 158 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए HAL को रक्षा मंत्रालय ने 45,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। और इनमें से आप देखिए कि 90 हेलीकॉप्टर थल सेना और 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलेगा। अब आप देखिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना जैसे हो तो हमें अपनी रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना ही होगा। झारखंड में मुठभेड़ में मारे गए 5 इनामी नक्सली। देखिए नक्सली ये हमारे ही देश के लोग हैं, और नक्सल की अगर हम लोग बात करें तो आखिर नक्सल होता क्या है, तो आप देखेंगे कि नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। और जहां आप देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। पूरा उत्तर भारत गर्मी से कर रहा है तराही तराही, और आप देखते हैं कि जो तापमान बढ़ा हुआ है, जो गर्मी बढ़ी हुई है, सब कोई इससे प्रभावित है, चाहे आप देखिए कोई भी हो। रायबरेली से रहेंगे सांसद, वायनाड से प्रियंका लड़ेगी उपचुनाव, क्योंकि आप देखते हैं राहुल गांधी 2 सीटों से चुने गए थे, वायनाड और रायबरेली से, तो एक सीट उन्हें खाली करनी होती है, ये आप तो जानते ही होंगे। तो उन्होंने वायनाड खाली कर दी, अब वहां उपचुनाव होगा। किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती तो उसे क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन कहते हैं, वहां जो चुनाव होता है उपचुनाव कहते हैं। और लोकसभा की बात करें तो टोटल सीटें 543 हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। ये चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोगों को बताना है, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो लोकसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार की एज कितनी होनी चाहिए, ये नीचे आप लोग बताइए। मणिपुर में मैतेई और कुकी से जल्द शुरू होगी वार्ता। एक लंबे समय से आप देखते हैं कि संघर्ष चला आ रहा है, दो समुदायों के बीच नस्ली हिंसा हो रही है, और अब आप देखते हैं जाके
इस ओर कदम बढ़ाने की बातें होने लगी है। मणिपुर देख लीजिए, ये मणिपुर है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है, मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। ये आप देखिए भारत और इंडिया को लेकर बहस बेकार, सकलानी कह रहे हैं। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रताप सकलानी ने कहा कि संस्थान की पाठ्यपुस्तकों को में भारत और इंडिया दोनों का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि देश के संविधान में है। किताबों में दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। एनसीईआरटी को भारत या इंडिया शब्द से कोई परहेज नहीं है, इस पर बहस बेकार है। ये आप देखिए एनसीईआरटी आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, कुछ टॉपिक हटा रहा है ना, चैप्टर कुछ को कम कर रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात हो रही है। और जो आप देखिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है ना, उसी की बात हो रही है। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 सितंबर 1961 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप लोगों से कहते रहता हूँ ना कि एनसीईआरटी किताबें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। तो इसी संस्था के द्वारा बड़ी रिसर्च करके लिखी जाती है, बड़ी सरल शब्दों में किताबें रहती हैं, जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ये पन्नू मामले में आरोपित निखिल गुप्ता अमेरिका में प्रत्यार्पित। आप देखिए अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरुपत पंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपित भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य ने अमेरिका को प्रत्यार्पित कर दिया है। चेक गणराज्य के न्याय मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। निखिल को अमेरिका के अनुरोध पर चेक गणराज्य ने पिछले वर्ष प्रयाग में गिरफ्तार कर लिया था। और आप देखें सियासी आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। प्रदेश पुलिस अपनी जांच और रिपोर्ट व सबूत सौंपेगी केंद्रीय एजेंसी को। आतंक से जुड़े 1 दर्जन मामलों की जांच कर रही है एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बिहार में नीट यूजी की संदेही परीक्षा से होगी पूछताछ। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार की अधिक आर्थिक अपराध इकाई मंगलवार बुधवार को संदेही परीक्षार्थियों से पूछताछ करेगी। ईओयू ने इस संबंध में 9 परीक्षार्थियों को नोटिस जारी कर ईओयू बुलाया है। आपने देखा है कि नीट के एग्जाम में धांधली की बातें हो रही है, और मुझे लगता है कि लोग तो अब देखिए शिक्षा मंत्री कर रहे, संस्था कर रही, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बिना आग लगे धुआं उठना संभव तो नहीं लगता है। राज्यपाल ने कोलकाता पुलिस को दिया राजभवन परिसर खाली करने का आदेश। राजभवन के उत्तरी गेट पर स्थित पुलिस चौकी को भी खाली करने को कहा गया है। बंगाल में है चल रहा है। भाजपा ने अपना लोकसभा अध्यक्ष बनाने की बिछाई विसात। पुरानी परंपरा हवाला देकर विपक्ष करेगा उपाध्यक्ष पद का दावा। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, इस बार क्या है कि टोटल बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? 240 सीटें मिली हैं, यानी कि 272 बहुमत चाहिए होता है। तो गठबंधन की सरकार चल रही है। और देखिए सामान्यतः ये देखा जाता है कि सत्ता पक्ष का क्या रहता है, लोकसभा अध्यक्ष रहता है, और विपक्ष को मिल जाता है उपाध्यक्ष का पद। लेकिन अब देखिए बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाएगी, नॉर्मल सी बात है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दो राय होनी चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष का काम बड़ा गठबंधन में तो बड़ा जरूरी रहता है। लोकसभा की आप देखिए देखभाल करना, नियम फॉलो करवाना उसी का काम रहता है। और फिर आप देखते हैं कि किसी की विधानसभा सदस्यता, लोकसभा सदस्यता रद्द करना, राज्य के मामले में विधानसभा सदस्यता रद्द करना उसी के हाथ में रहता है, वो कब फैसला लेता है। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पर गुल हुई बिजली, सिस्टम ठप। लीजिए भैया कर लीजिए बात। दिल्ली के यह हाल है। और दिल्ली में आप देखिए पानी की हाल तो आप लोग देख ही रहे होंगे, कह रहे हैं कि पानी की चोरी हो रही है भैया। यहाँ आप समझ सकते हैं कितनी भयानक स्थिति बनी हुई है। फिर भी हम लोग नहीं जागने वाले हैं। प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी राज्य की बसें दिल्ली में नहीं चल पाएंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखा ये पत्र। 40 किलोमीटर की दूरी से डॉक्टर ने की कैंसर की रोबोटिक सर्जरी। और देश में पहली बार हुई है इस तरह की सर्जरी। यूरेनरी ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित था मरीज। गुरुग्राम में बैठे डॉक्टर और दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान में भर्ती था मरीज। चीन में पहले हो चुका है ऐसी सर्जरी। डॉक्टर बताते हैं कि चीन में पहले ऐसी सर्जरी हो चुकी है। रोम में बैठकर चीन के डॉक्टर ने 13,000 किलोमीटर दूर बीजिंग के अस्पताल में भर्ती प्रोस्टेट कैंसर के मरीज की सर्जरी की थी। रोबोटिक सर्जरी के यह भी फायदे हैं। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर मरीज के शरीर के पास में खड़े होकर रोबोटिक सर्जरी नहीं करते हैं, बल्कि ऑपरेशन टेबल से 4 से 5 मीटर दूर बैठकर रोबोटिक सर्जरी करते हैं। इसमें मरीज को ज्यादा बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता है और जिससे रक्त स्राव कम होता है। यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। अच्छी बात है, मैं कहता हूं। कारोबार प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष सहयोग की राय की अड़चन जल्द दूर करेंगे भारत अमेरिका। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगुवाई में हुई है बैठक में बनी सहमति है। ये सुधारों से जुड़े अधूरे कामों को शिक्षा मंत्रालय ने रखा 900 दिन के एजेंडे में। देश भर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कायाकल्प की योजना है। नए पाठ्य पुस्तक को स्कूलों तक समय पर पहुंचाने का भी रखा लक्ष्य। थल सेना वायुसेना को मिलेंगे, आपको जो बताया ना उन्हीं की बात हो रही है। ये 16,400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान में सक्षम है प्रचंड हेलीकॉप्टर। ये सूरत नौसेना में शामिल हो गया। अत्यधिक तकनीक से निर्मित नौसैनिक युद्धपोत सूरत को नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये 52 सांसदों की हैट्रिक 2 लेंगे 8वीं बार, आप देखें शपथ 18वीं लोकसभा में। सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने का रहा इतिहास देखिए, और अधिकतर बार ऐसा ही देखा गया है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसी का आप देखते हैं कि अध्यक्ष चुन लिया जाता है या गठबंधन जिसका रहेगा। लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग पर अड़े विपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं हुई तो वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि एक आम सहमति बन जानी चाहिए। अब चुनाव आपका खत्म हो गया है, आपके लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं, अब तो मिलके काम करिए। और आप देखते हैं कि ऐसे तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा अध्यक्षों का हमेशा सर्वसम्मति से ही चुना जाता है। और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा और परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के सुरेश लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और उम्मीद है कि उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, जिनके समक्ष सदस्य शपथ लेंगे। आजादी के पहले हुए 6 बार हुए चुनाव वोटों के अंतर से विट्ठल भाई ने जीता था चुनाव। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव 24 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार विट्ठल भाई जे पटेल ने टी रंगाचारियार को 2 वोटों से हराया था। पटेल को 58 वोट मिले थे। नंदलाल को पछाड़कर अध्यक्ष बने याकूब। 9 जुलाई 1930 को सर मोहम्मद याकूब 78 वोट ने नंदलाल को 22 वोट को हराकर आप देखिए अध्यक्ष का चुनाव जीता था। वह तीसरी विधानसभा के आखिरी सत्र तक पद पर रहे थे। चौथी विधानसभा में अध्यक्ष बने रहीमतुल्ला। इब्राहिम रहीमतुल्ला को 76 वोट और हरि सिंह गौर को 36 वोट को मिले थे और इब्राहिम रहीमतुल्ला अध्यक्ष चुने गए थे। 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे अब्दुल रहीम। 24 जनवरी 1935 को सर अब्दुल रहीम ने टीए के शेरवानी को हराया और अध्यक्ष बने। मावलंकर और कुआसजी के बीच हुई आखिरी प्रतिस्पर्धा। केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष पद का चुनाव आखिरी बार 24 जनवरी 1946 को हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेता जीवी मावलंकर को
ने कुआसी जहांगीर के खिलाफ 3 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। ये अब आप देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष हैं ये गणेश वासुदेव मावलंकर। ये 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक थे। फिर दूसरे एम एम ए एंगर थे। तीसरे सरदार हुकुम सिंह। फिर चौथे नीलम संजीव रेड्डी। फिर गुरुदयाल सिंह धिल्लो। फिर बालीराम भगत, के एस हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि रे, शिवराज पाटिल, वी ए संगमा, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। अभी आप देखते हैं वर्तमान में ओम बिरला थे ना 17वीं लोकसभा में, अब 18वीं में चुनाव होने दीजिए। अंग्रेज दलाई लामा के बारे में अभी कुछ नहीं सोच रहा। दलाई लामा का उनके उत्तराधिकारी को लेकर साजिश रच रहे चीन को बड़ा संदेश। आज अमेरिकी सांसदों का एक दल पहुंचा है धर्मशाला और कल करेगा दलाई लामा से मुलाकात। एक बात और आपको बता दूं, देखिए चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। पहले तिब्बत आजाद हुआ करता था, ये बात जान लीजिए आप लोग। और आप देखते हैं कि उसके बाद वहां की संस्कृति व सभ्यता नष्ट करने लगा और इस वजह से 14वें दलाई लामा वर्ष 1959 में शरणार्थी बनकर भारत आ गए थे और यहाँ से निर्वाचित सरकार संचालित की जा रही है। दलाई लामा अगले वर्ष 90 वर्ष के हो जाएंगे और स्वास्थ्य परेशानी भी उनकी बनी रहती है। ये तिब्बत है, ये आप देखिए आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों से सीमा लगती है। हमारे भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। अब आप देखिए राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और एक दूसरे पर आप देखते हैं आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। जो चुनाव जीत गए हैं वो खुशी हैं, जो चुनाव हार गए हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब चुनावी मूड हमारे देश में तो बना ही रहता है। अब आप देखिए कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है। ये आप देखिए एलन मस्क ने अभी जो ईवीएम को खत्म करने की बात की है ना, तो अब उस पर बहस फिर से हो गई है। ईवीएम की पारदर्शिता सुनिश्चित करें या इसे खत्म करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है और हर समय आप देखते हैं कि ये चर्चा में बनी रहती है। जब डर खत्म हुआ तब भूख लगी। ये आप देखिए चुनाव से पहले नेता, अफसर और मीडिया सभी क्षेत्रों का दौरा करते हैं, लेकिन चुनाव बाद की परिदृश्य देखने बहुत पहुंची जागरण टीम। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक बार चुनाव हो जाए ना तो उसके बाद आप देखते हैं कि नेताओं के मालूम ही नहीं चलते हैं। सरपंच हों, विधायक हों, फिर चाहे आपके कोई भी हो, ये आप सभी जानते हैं। ये आप देखिए कहा जा रहा है कवच प्रणाली के बारे में आपने सुना होगा और हमारे रेल मंत्री साहब ने कहा था कि ये बड़ी सुरक्षित रहेगी, पता नहीं कब लागू होगी। और देखिए देश में जब भी रेल हादसा होता है तो कवच प्रणाली चर्चा में आ जाती है। पेशेंट उठाए जाते हैं कि कवच प्रणाली लगी होती तो हादसा नहीं होता। कवच स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन तकनीक है। रेलवे चलती ट्रेनों को हादसे से बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक से इसे विकसित किया गया है। लोको पायलट की लापरवाही या ब्रेक लगाने में विफल होने पर कवच अपने आप सक्रिय हो जाता है और चलती ट्रेन में ब्रेक लगाकर हादसे के खतरे को पूरी तरह टाल देता है। यह 2 स्थितियों में प्रभावी तरीके से हादसों को रोकता है। अगर 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही हैं तो लगभग 400 मीटर के फासले पर दोनों ट्रेनों में अपने आप ब्रेक लग जाएगा। और देखिए यहाँ देश में 68,000 किलोमीटर रेल ट्रैक है। अभी 10,000 किलोमीटर पर कवच प्रणाली की इंस्टॉल करने की तैयारी। 6,000 किलोमीटर रूट के लिए निविदा जारी कर दी गई। इसमें दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा लखनऊ कानपुर खंड सहित प्रकार प्रारंभ हो चुका है। किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई थी? क्योंकि आज आप देखिए किसानों को 18वीं किस्त प्रधानमंत्री साहब 17वीं किस्त आज प्रधानमंत्री साहब जारी करेंगे ना। 17वीं 16वीं किस्त पहले जारी हो चुकी है। कब शुरू हुई थी आप लोग बताइए।
कि जम्मू कश्मीर में बेहतर समन्वय से होगा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। देखिए, लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी जब पाकिस्तान से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश से विधानसभा होगी यहाँ। धार की भूसालम में मिला पाषाण अवशेष। ये आप देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ कर रहा है ना, खुदाई सर्वे कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये आप देखते हैं मुफ्त बिजली की तत्काल समीक्षा करे पंजाब सरकार। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र। बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की गंभीरता स्थिति पर चिंता जताई और बिजली की मांग को नियंत्रित नहीं किया गया तो गढ़ में गड़बड़ी की पूरी आशंका है। मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार है। मध्य प्रदेश की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। उन सार्वजनिक स्थानों पर जहां 100 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता रहेगी। 2 माह तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। जब भी पुलिस को किसी मामले में रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी, उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक सुरक्षा अधिनियम 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है। गृह मंत्रालय, गृह विभाग इस 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करेगा। अच्छी बात है। 2500 वर्ष पहले भूकंप ने बदली थी गंगा की धारा। गंगा की अगर हम लोग बात करें ना, तो कहाँ गंगोत्री से निकलती है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब गर्मी बढ़ी तो शिमला में भी पंखे खरीद रहे हैं लोग, समझ सकते हैं। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ईआई ऐप को 200 में से 170 अंक सिर्फ 7 मिनट में ही हल कर दिया प्रश्न पत्र। गूगल स्टोर पर भी उपलब्ध है एआई ऐप पढ़ाई। अब सोचिए आप लोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इतनी सफलताएं मिलने लगी हैं। 170 क्वेश्चन नंबर मिलना 200 में से, आप समझ रहे हैं। इतना मुझे लगता है कि हम लोग अपन नहीं कर पाएंगे। ये नॉर्मल सी बात है। 170 कौन कर पाता है, और क्या बोल सकते हैं इसमें। भूस्खलन से मानव जीवन को सुरक्षित करने को आईआईटी बीएचयू में बनी ढाल ऐप सुरंगों के मुहाने बंद होने, खदानों के धंसने और पहाड़ दरकने से पहले ही करेगा आगाह। अच्छी पहल है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर पर नियंत्रण मुश्किल है। दाल, प्याज व आलू जैसी वस्तुओं की ज्यादा कीमतें बढ़ा रही है मुसीबत। चीनी में भी तेजी की सुगबुगाहट है। बीते 2 महीने से दाल के कुल आयात में 170% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। निर्यात पर लगी रोक हटाए जाने से प्याज का खुदरा मूल्य भी बढ़ा है। 8.69% रही खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर मई में 8.70% थी। इस वर्ष अप्रैल के दौरान खुदरा महंगाई दर मई में आप देखिए 5.70% बढ़ा चीन का खुदरा मूल्य। बीते वित्त वर्ष में यूएई से सोना चांदी आयात 210% बढ़ा। भारत ने यूएई से 2023-24 के दौरान 10.7 अरब डॉलर का सोना चांदी आयात किया है और एफटीए में रियायती सीमा शुल्क के कारण इन वस्तुओं का हो रहा है सबसे ज्यादा आयात। एक बात और आप जानते हैं, हमारे देश में आप सभी को मालूम है कि सोना बड़ा प्रिय होता है, चांदी बड़ी प्रिय होती है महिलाओं को। कर्ज वितरण में आप देखिए 14 से 15% की वृद्धि की उम्मीद है, खरा एसबीआई के चेयरमैन कह रहे हैं। जून के पहले पखवाड़े में डीजल की बिक्री घटी। किफायती आवासों की बिक्री में 4% की गिरावट और क्रेटा का इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करेगी हुंडई। मध्यम वर्ग को आयकर में मिल सकती है राहत। वित्त मंत्रालय में आयकर स्लैब में बदलाव का हो रहे हैं मंथन। जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश किया जाएगा पूर्ण बजट। इससे पहले अंतरिम बजट आया था ना, तो उसी की बात हो रही।
बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। एनएसई में एफपीआई की हिस्सेदारी घटकर 18% से नीचे आई। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी बैंकों का दबदबा कायम है। तो एक और देश का निजी क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी बैंकों का दबदबा कायम है। देश के ये आप देखेंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाजार हिस्सेदारी बैंक शाखाओं और एटीएम के मामलों में सरकारी बैंकों को 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। एटीएम का संचालन तो आप देखिए सरकारी बैंक 63%, निजी बैंक आप देखते हैं 35%, अन्य और जमा में हिस्सेदारी 59%, सरकारी बैंक 32%, निजी क्षेत्र के बैंक और आप देखिए 82.7% सरकारी बैंकों की संचालन दक्षता दर है और 89.5 निजी क्षेत्र की बैंकों की संचालन दक्षता है। नई क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 54% सरकारी बैंकों जारी करते हैं और 37.8% प्राइवेट बैंक जारी करते हैं। सभी मानकों में एसबीआई शीर्ष पर है। बैंकिंग क्षेत्र में सभी मानकों पर एसबीआई शीर्ष पर है। कुल जमा में एसबीआई की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और देश के सबसे बड़े बैंक के पास एटीएम का सबसे व्यापक नेटवर्क है। इसके अलावा बैंक सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड भी जारी करती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए एसबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। हमारी केंद्रीय बैंक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई थी। देश के बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उभार भी देश के बैंकिंग क्षेत्र को विविधता प्रदान करता है। 10% बड़ा एनबीएफसी क्षेत्र। एसबीआई की रिपोर्ट के 2022 के में भारत के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वृद्धि दर 10% रही। इस दौरान वैश्विक एनबीएफसी के आकार में 3% की गिरावट आई है। अमेरिका ब्रिटेन का बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा एनबीएफसी बाजार है। कर्ज वितरण, अन्य वित्तीय गतिविधियों से जुड़े ऐसे संस्थान जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है उन्हें एनबीएफसी कहा जाता है। एक गांधी सागर अभ्यारण्य में पहले बसाए जाएंगे 6 चीते, ये आप देखें। अदानी ग्रुप भूटान में लगाएगी ग्रीन हाइड्रो प्लांट, ये आप देखिए। ये भूटान, ये सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। बिना रूस के यूक्रेन पर चर्चा का परिणाम रहा शून्य और रूस ने कहा कि पश्चिमी देश नहीं हासिल कर सके गुटनिरपेक्ष देशों का समर्थन। और भारत ने भी इस पर आप देखते हैं अपनी सहमति नहीं जताई है। भारत में भी अपना न्यूट्रल रहा है। और देखिए यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब आप देखिए एक देश को बुलाकर कोई संधि कर लेना, कोई फैसला ले लेना, मुझे लगता है कि इससे तो कोई हल नहीं निकलने वाला है। और रूस प्रतिबंधों से डरने वाला भी नहीं, क्योंकि इतने प्रतिबंध लगा दिए गए। तो दोनों देशों को बैठा कर कोई अगर बीच का रास्ता निकाला जाए, शांति बनाई जाए, तो एक अच्छा परिणाम हो सकता है उसका। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार की दौड़ में 5 भारतीय स्कूल हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा नवंबर में की जाएगी। प्रत्येक विजेता को $10,000 का पुरस्कार मिलेगा। इसमें अच्छी बात है। ये आप देखिए इनमें मध्य प्रदेश के 2, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के एक स्कूल शामिल होंगे। और आप देखिए इसमें दौड़ में शामिल होने वाले स्कूलों में झाबुआ स्थित सीएम राइज मॉडल HSS और दिल्ली के बसंत कुंज में रायन इंटरनेशनल स्कूल, रतलाम स्थित GHSN विनोबा अम्बेडकर नगर, मदुरै के कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और महाराष्ट्र के मुंबई पब्लिक स्कूल LK वाधवजी इंटरनेशनल शामिल होंगे इसमें। अच्छी बात है, देखने देते हैं क्या होता है। न्यूजीलैंड में उड़ान भरते ही टकराया पक्षी, विमान को सुरक्षित उतारा गया। इजराइल में बार कैबिनेट भंग, गाजा में नहीं रुकी लड़ाई। यहाँ आप देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। ये आप देखिए भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा को बधाई, PM मोदी साहब ने दी है।
दक्षिण चीन सागर में टकराए चीनी और फिलीपींस के पोत। याद देखिए, दक्षिण चीन सागर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है, ये फिलीपींस है, ये चाइना आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में चीन ने अमेरिका को 15 वर्ष पीछे छोड़ा। चीन में बन रहे संयंत्र सबसे उन्नत तकनीक पर आधारित है। कम लागत में ज्यादा व सुरक्षित ऊर्जा पैदा करने में चीन अव्वल है। चीन में बन रहे उच्च तकनीक वाले 27 रिएक्टर अमेरिका में एक भी नहीं है। परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए चीन में सबसे ज्यादा अनुकूल माहौल है। जो हम लोग बात करते रहते थे कि हम दुनिया का सबसे बड़ा देश शक्तिशाली अमेरिका, अब आप देखते हैं कि वो खिसकने लगा है उसकी तरफ से, ये भी याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि चीन ने चौथी पीढ़ी का गैस से ठंडे होने वाले रिएक्टर सिदावो वे का दिसंबर 2023 में उपयोग शुरू किया था। चीन की न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन ने कहा कि यह विश्व का पहला पूरी तरह से स्थानीय उत्पादों पर आधारित संयंत्र है। इसमें चीन के ही 93.4% उपकरणों और सामान का इस्तेमाल किया गया। याद देखिए, चीन ने उइगर मुस्लिमों की ईद उल अजहा मनाने पर रोक लगाई। अब आप देखिए, चाइना अलग ही है। ये आपका खेल का क्षेत्र है। और T20 विश्व कप पहली बार कब खेला गया था, ये आप लोग बताइए। और देखिए, एक बात याद रखिएगा, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और T20 विश्व कप के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू लास्ट में ले लेंगे जब खत्म हो जाएगा। और आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग पहुंचे नागल। भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी सुमित नागल ATP सिंगल्स रैंकिंग में सुधार जारी रखते हुए 71वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में नहीं खेलेंगी एरिना सबालेंका। विश्व नंबर 3 खिलाड़ी और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन एरिना सबालेंका अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं खेल पाएंगी। आज पाओ नूरमी खेलों में उतरेंगी नीरज चोपड़ा। और आप देखते हैं कि भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना। इंग्लैंड ने पहले मैच में सर्बिया को 1-0 से हराया। रिकॉर्ड 23वां मैच खेल रहे केन गोल करने से चूके। बेलिंगहम ने इंग्लिश टीम को पार कराई सर्बिया की बात है। चलिए, रोनाल्डो चेक गणराज्य के विरुद्ध बनाएगी रिकॉर्ड। पुर्तगाल के स्ट्राइकर है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्हीं की बात हो रही है। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच स्टमक बर्खास्त हुए। विश्व कप क्वालिफाई में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद AIFF ने लिया, ये आप देखते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फैसला लिया है। परमाणु हथियारों के मामले में भारत ने पाकिस्तान को बचा रिपोर्ट कर रहा है। चीन के पास है 500 परमाणु हथियार। पहली बार कुछ हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट मोड पर रखा गया है। अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रहा है परमाणु संपन्न देश। ये आप देखिए, रूस के पास है 4380 और अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 500 और आप देखिए फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 50। ये आप लोग जरूर देखा करिएगा और याद रखा करिएगा। और क्या सोचते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। समझ सकते हैं आप लोग क्या है। और रूस, अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा वो अपने पास है। सतलुज घाटी में एक साल में बनी 339 नई झीलें। हिमाचल सहित अन्य राज्यों के लिए खतरे की घंटी। भूस्खलन का या हिमखंड गिरने से आ सकती बाढ़। 50 से अधिक झीलों का क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है। 933 नई झीलें बनी 4 वर्षों में ग्लेशियर पिघलने से। बिहार में मिली 700 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति। बिहार के मधुबनी में, ये याद रखिएगा। चलिए एक बार बिहार को भी दिखा देते हैं। नीतीश कुमार, देश की राजनीति की बात हो, नीतीश कुमार की बात ना हो। पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी बिहार की।
और इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार आपका। यहाँ भी आप देखिए आपकी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो शकुंतला देवी ने सबसे तेज बनाया मानव गणना का बनाया रिकॉर्ड। ये 1980 में आज ही के दिन भारत की शकुंतला देवी ने लंदन के इंपेरियल कॉलेज में मानव द्वारा सबसे तेज गणना करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 28 सेकंड में 13 अंकों की दो संख्याओं का सही गुणा किया था। आज तक इसे सबसे तेज मानव गणना माना जाता है। लोहिया ने जलाई थी गोवा में पुर्तगालियों से आजादी पाने की अलग। 1946 में आज ही स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक जनसभा को संबोधित कर पुर्तगाली शासकों के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया था। इस दिन को गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना था ना, पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। आधुनिक बिहार के निर्माताओं में गिने जाते एन सिंह। राजनेता डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म 1887 में आज ही बिहार के गया जिले में हुआ था। कैरियर की शुरुआत में प्रोफेसर के रूप में, बाद में पटना हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। 1917 में वकालत छोड़े, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। आजादी के बाद उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। राज्य के विकास में योगदान के कारण बिहार विभूति कहे जाते हैं वो। महिलाओं को अलग ढंग से प्रभावित करती है मृगी हार्मोनों के अनुपातिक स्तर में बदलाव के कारण महिलाओं को दौरा पड़ने का होता है जोखिम। महिलाओं और पुरुषों के इलाज में भेद होना जरूरी है। तो मृगी में क्यों पड़ता है दौरा? यह देखा गया कि जो लोग मृगी से पीड़ित नहीं है होते, उनके मस्तिष्क की समग्र विद्युतीय इलेक्ट्रिक गतिविधि स्थिर होती है। न्यूरॉन्स मस्तिष्क कोशिकाएं कार्य करने वाले सिग्नल्स उत्तेजना मस्तिष्क में विद्युतीय गतिविधि में वृद्धि और निषेध मस्तिष्क विद्युतीय गतिविधि में कमी के बीच अच्छे संतुलन से कार्य करने की स्थिति पैदा करते हैं, जबकि मृगी में यह संतुलन गड़बड़ा जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन ओवरी अंडाशय और मस्तिष्क के बनते हैं। चाहे किसी महिला को मृगी हो या ना हो, इन हार्मोन के स्तर में जीवन भर उतार चढ़ाव होता रहते, लेकिन मृगी होने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन भी प्रभावित होता है। ब्राजील का केवल हाड़ा उत्सव। ब्राजील के हृदय स्थल कहे जाने वाले शहर पेरेनोपोलिस में पारंपरिक केवल हाड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसमें घोड़ों पर सवार होकर राइडर्स निकलते हैं, जो पारंपरिक पोशाक में ईसाई योद्धाओं और मुस्लिमों के बीच युद्ध का मंचन करते हैं। और यह परंपरा 1800 ईस्वी से में पुर्तगाली पादरी के साथ शुरू हुई थी। यह पवित्र आत्मा के जश्न के तौर पर शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत दिव्य पवित्र आत्मा के सम्राट के जुलूस से होती है। कैंसर मरीजों में घातक संक्रमण पता करने वाला उपकरण बनाया गया। अनुसंधान कह रहा है पेट के जीवाणु से होता है तंत्रिका क्षरण रोगों का संबंध। एक नए अध्ययन में बात चली है मालूम। अवसाद का पहली बार किया गया जैविक वर्गीकरण। इनमें 3 के लिए कमोबेश प्रभावी इलाज की भी खोज हुई। अमेरिका स्टैनफोर्ड मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन। अवसाद, एंजाइटी। अमेरिकी दंपत्ति को झील में मिली नोटों से भरी तिजोरी। $1,00,000 के नोट मिले। एक आप देखिए एंजाइटी हो, अवसाद हो, एक तो सबसे बड़ी बात आप दिखावा बंद कर दीजिए, हवाई बातें बंद कर दीजिए, हकीकत में जीना शुरू कर दीजिए। आपके पास मुझे लगता है कि ये एंजाइटी अवसाद कुछ नहीं भटकने वाला है। अपना 100% आप अपने काम में दीजिए। अब आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो देख सकते हैं आप लोग, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज पेपर की जो न्यूज की खबरें हैं वो खत्म होती हैं, उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।